Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन कोड 042। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये वाला। असर्शन कह रहा है इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एनर्जी रिड्यूज इन वन रीजन प्रोड्यूस अ डार्क फ्रिंज। जब डार्क फ्रिंज बनता है तो वहाँ एनर्जी रिड्यूज होती है उस रीजन में एनर्जी रिड्यूज होती है जिस रीजन में डार्क फ्रिंज बनता है। इट इंक्रीज इन अनदर रीजन एंड प्रोड्यूस अ ब्राइट फ्रिंज। और दूसरे रीजन में आपकी इंटेंसिटी एनर्जी इंक्रीज होती है और प्रोड्यूस ब्राइट फ्रिंज, वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे समझते हैं? तो देखो, आपने इंटरफेरेंस पढ़ा है तो इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, रिजल्टेंट की इंटेंसिटी ये पढ़ी है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2 cos फाई, ये पढ़ा है। जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट मीन्स जहां पर इंटेंसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है रिजल्टेंट वेव की। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? ये पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी प्लस सेकंड वेव की इंटेंसिटी प्लस √2 रूट I1 I2, ये तो पढ़ा है बेटा। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। दैट मीन जब फ्रिंज कैसी बनती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है। ब्राइट फ्रिंज वाले केस में अगर फर्स्ट वेव और सेकंड वेव दो वेव सुपरइम्पोज करें जिनकी इंटेंसिटी I1 I2 है, इंटेंसिटी I1 I2 है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट मीन्स मैक्सिमम ब्राइटनेस जो होती है इसकी वैल्यू इतनी होती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसमें इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है बेटा आपकी, है ना, और डार्क फ्रिंज बनती है इसमें, है ना। तो इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, जरा देखो, I1 प्लस I2 माइनस के 2 रूट I1 I2, यही तो होती है। अब सोचो जरा, यहां पर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 है और सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2 है, और ये दोनों वेव जब सुपरइम्पोज होती हैं तो रिजल्टेंट वेव बनती है, सेम फेज में सुपरइम्पोज होती हैं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। सेम फेज में सुपरइम्पोज होती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी आई कितनी, I1 प्लस I2 से कितनी ज़्यादा आई, इतना फैक्टर ज़्यादा ही तो है भाई। अगर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 थी, सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2 थी, तो सेम फेज में सुपरइम्पोज होने से टोटल इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होनी चाहिए थी, लेकिन उससे कितनी ज़्यादा हो गई I1 प्लस I2 से, 2 रूट के अंदर I1 I2 ज़्यादा हो गई है मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। मिनिमम इंटेंसिटी जब दो वेव सुपरइम्पोज करती हैं अपोजिट फेज में, तो मिनिमम इंटेंसिटी जो आती है वो I1 प्लस I2 से इतना कम आई है। देखो, तो जितना यहाँ कम आई है, टोटल इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए फर्स्ट वेव सेकंड वेव की, I1 प्लस I2, लेकिन I1 प्लस I2 से इतनी कम आई रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी सुपरइम्पोज करने पर, इतनी कम आई। तो ये एनर्जी गई कहाँ? इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मतलब एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी जो होती है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर इंसिडेंट होने वाली एनर्जी को इंटेंसिटी बोलते हैं। तो देखो, यहाँ पर इंटेंसिटी इतनी कम हुई है, कहाँ गई बेटा, और यहाँ इतनी इंटेंसिटी बढ़ गई है। तो जितनी इंटेंसिटी यहाँ कम हुई है उतनी इस जगह पर बढ़ गई है। देखो, तो एनर्जी कंजर्व रहा है कि नहीं, यहाँ की एनर्जी इस जगह पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है, लॉस नहीं हुआ है बेटा एनर्जी का, केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहाँ पे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फिनोमेना में एनर्जी का केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिस जगह पर, जिस रीजन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, दैट मीन्स इंटेंसिटी घटी है, वहां की एनर्जी उस रीजन में चली जाती है जिस जगह पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई है, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं होता, केवल एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व ही रहती है इस फिनोमेना में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। तो आपको क्या लगता है पहला वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, सोच के बताइए। इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एनर्जी रिड्यूस इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग अ डार्क फ्रिंज एंड एट इंक्रीज द अंडर रीजन एंड प्रोड्यूस द ब्राइट फ्रिंज। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। रीजन पढ़ते हैं अब इसका। दिस हैपेंस बिकॉज एनर्जी इज नॉट कंजर्व
नॉट कंजर्व बोल रहा है बेटा, जबकि कंजर्व रहती है एनर्जी, तो एनर्जी कंजर्व रहती है बेटा, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है ना, उसका लॉस थोड़ी हुआ है बेटा। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट इन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, तो ये रीजन तो फॉल्स है बेटा, रीजन फॉल्स है और आपका असर्शन ट्रू है, और इसका रीजन जो है फॉल्स ही हो गया पूरी तरीके से। तो इसका जो हमें टिक करना चाहिए, 4 चॉइस रखे, बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, तो ये तो गलत बात है, असर्शन तो सही था, रीजन फॉल्स था। इफ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये भी गलत हो गया। इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, है ना, तो ये सही बात है, असर्शन तो ट्रू है और रीजन फॉल्स है, रीजन का स्टेटमेंट ही फॉल्स है बेटा, है ना। तो इसीलिए सी चॉइस हमें टिक करना चाहिए इस क्वेश्चन में। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।